नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सांसद ढालसे बिसेन ने दिया प्रशासन को निर्देश, जल्द हो ओला प्रभावित किसानों का सर्वे। 2 मार्च से शुरू हो रही है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा, 52,000 विद्यार्थी होंगे शामिल। जिले से नहीं रुक रहा शराब का अवैध परिवहन, पुलिस ने 2 आरोपियों सहित जब्त की 1.5 लाख रुपए की शराब। मजदूर संघ की चेतावनी, 5 माह को हड़ताल पर रहेंगे 10,000 कर्मचारी। गर्रा पुल पर पलटा सब्जी का ट्रक, 3 घंटे प्रभावित हुआ यातायात। लालबर्रा के टेकाड़ी और चिचगांव में तेंदुए की दहशत, लगातार मवेशियों को बना रहा शिकार। और मध्य प्रदेश राज्य परिवहन कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, 2 महीने में मिलेगा बकाया पैसा। और अब खबरें विस्तार से। लालबर्रा के स्थानीय विश्राम गृह में बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढालसे बिसेन का आगमन हुआ। इस दौरान सांसद श्री बिसेन के द्वारा पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आवश्यक मुद्दों पर चर्चाएं की गईं। पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी की गतिविधियों और ओलावृष्टि सहित अन्य क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत करवाया गया, जिसके बाद श्री बिसेन के द्वारा तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया को क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों की फसलों का जल्द से जल्द सर्वे करवाने हेतु निर्देशित किया गया। लालबर्रा क्षेत्र में काफ़ी ओले पड़े और जो इस क्षेत्र के 8-10 गांव में ओले पड़े हैं, तो उनका भी सर्वे कराने के संबंध में इनको कहा कि सब सारे सर्वे हो जाएं। और ये गांव लगभग है इनके जाम, बहेगांव, पुरपोड़ी, बबरिया, पिपरिया, कटंगा, घुटी, मोहगांव, सिहोरा, नवेगांव, घटोल गांव और छिंडलई, ये पूरा पट्टा सिवनी की तरफ से ऐसा होते हुए आया है, जिसके काफ़ी क्षति हुई है। बहिया तक गया और भी बालाघाट जिले के कटंगी खैरलांजी क्षेत्र में भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो इसलिए मैंने तहसीलदार को बुला करके उनसे चर्चा की कि आप पूरा सर्वे करें ताकि किसान का कोई सर्वे ना छूटे। मेरा ख्याल यहाँ उतना बड़ा ओला नहीं गिरा कि जिससे मकानों को क्षति पहुँची होगी, क्योंकि फसल की क्षति का आकलन है। सिवनी में तो इतने बड़े बड़े ओले गिरे कि मकानों के अंदर सीट में छेद हो गए, घर के अंदर बचना मुश्किल हो गया था। मैंने वहाँ भी जो देखा, तो एक तो मूल ये था कि भाई इनका सबका सर्वे हो जाए, सर्वे की सूची टांग दो, लोगों को पता भी लगे कि हमारा नाम सर्वे सूची में है, कि भाई बाकी हमारा नुकसान हुआ है। ये भी उनको समझाइश दी अपने कार्य। रविवार की सुबह वैनगंगा नदी के बड़े पुल की रेलिंग से टकराकर बालाघाट की ओर सब्जी लेकर आ रहा ट्रक पलट गया। सुबह करीब 5 बजे ट्रक अचानक बड़े पुल के फुटपाथ पर चढ़ते हुए रेलिंग को तोड़ दिया और बीच पुल पर पलट गया। इस कारण बड़े पुल के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें और जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान सबसे अधिक परेशानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर की ओर से सुबह के समय आने वाली बसों के यात्रियों को हुई। ट्रक पलटने के कारण दोनों ओर वाहनों की आवाजाही बंद होने से लोगों को पैदल ही अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना होना पड़ा। सुबह करीब 7:30 पर नगर पालिका के द्वारा ट्रक को हटाने के लिए वाहन भेजा गया, जिसने वाहन को सीधा किया और जैसे तैसे करीब 8 बजे यातायात विभाग और नगर पालिका की भारी मशक्कत के बाद जाम खुला, जिससे यातायात व्यवस्था बहाल हो सकी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शायद ट्रक का स्टीयरिंग फेल हो गया था, जिस कारण वह फुटपाथ पर चढ़ते हुए रेलिंग से टकरा गया। इस कारण रेलिंग टूटकर नदी में गिर गई। समय रहते हुए ड्राइवर ने ट्रक पर नियंत्रण पा लिया, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा के 2 पेपर की तिथियों में संशोधन किया गया है। वर्ष 2020 की परीक्षाओं के संचालन के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा टाइम टेबल में संशोधन करते हुए हायर मैथमेटिक्स का पेपर मंगलवार 24 मार्च को और बायोटेक्नोलॉजी का पेपर सोमवार 23 मार्च को किया जाना घोषित किया है, जिसकी जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा तमाम जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई और संशोधित टाइम टेबल जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से तमाम हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी जारी कर दिया गया है। अब हायर मैथमेटिक्स का पेपर मंगलवार 24 मार्च को होगा, वहीं बायोटेक्नोलॉजी का पेपर 23 मार्च को लिया जाएगा। आपको बताएं कि इसके पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा हायर मैथमेटिक्स का पेपर 23 मार्च को रखा गया था,
वहीं बायोटेक्नोलॉजी का पेपर 24 मार्च को होना था, लेकिन इन दोनों ही पेपरों की तिथियों में संशोधन कर नया टाइम टेबल प्रसारित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा 2 और 3 मार्च से शुरू की जा रही है। इसी कड़ी में 2 मार्च से हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाएं शुरू हो रही है, जिसमें 24,641 छात्र शामिल होंगे, जिसमें 4,500 स्वाध्यायी छात्र शामिल होंगे। इसी तरह 3 मार्च से हाई स्कूल की परीक्षाएं भी प्रारंभ हो रही हैं, जिसमें 27,243 छात्र शामिल होंगे। हाई स्कूल में 2,325 स्वाध्यायी छात्र शामिल होंगे। जिले में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिए कुल 135 केंद्र बनाए गए, जिसमें 36 परीक्षा केंद्र ट्राइबल एजुकेशन परसवाड़ा, बैयर, बिरसा और 99 परीक्षा केंद्र शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित स्कूलों में बनाए गए। 133 परीक्षा केंद्रों में हाई स्कूल और 127 परीक्षा केंद्रों में हायर सेकेंडरी में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपादित करने के लिए 4 दल शिक्षा अधिकारी की ओर से बनाए गए हैं। कल जो कक्षा 12वीं की परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है, उसमें कक्षा 12वीं में हमारे पास 24,641 छात्र छात्राएं सम्मिलित होंगे। इसमें 4,553 प्राइवेट है, स्वाध्यायी छात्र भी हैं। और 3 मार्च को जो कक्षा 10वीं की प्रारंभ होने जा रही परीक्षा, उसमें हमारे पास 27,243 विद्यार्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं, जिसमें 2,325 स्वाध्यायी छात्र हैं। इन परीक्षाओं के संपादन के लिए, इन परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए हमने 135 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए हैं हमारे जिले में, जिसमें 36 ट्राइबल ब्लॉक के हैं, 3 ब्लॉक में 36 केंद्र हैं और 99 केंद्र हमारे 7 ब्लॉक के एजुकेशन की जो विद्यालय संचालित है उनमें है। तो इस प्रकार 135 केंद्रों में परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें से 133 में हाई स्कूल की परीक्षा होगी और 127 में हायर सेकेंडरी की परीक्षा होगी। इस प्रकार ये जो परीक्षा का संचालन किया जा रहा है, जिला स्तर से 4 दलों का गठन किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा निरीक्षण होगा, सघन निरीक्षण किया जाएगा और किसी भी प्रकार की भारतीय मजदूर संघ के द्वारा मध्य प्रदेश शासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 5 मार्च को 36 संगठनों के द्वारा 1 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है। भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि प्रदेश शासन के द्वारा चुनाव से पूर्व विभिन्न विभागों में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, सुरक्षा श्रमिक, स्व सहायता समूह के रसोइया, पंचायत सचिव सहित अन्य विभागों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो वर्षों से शासन की सेवाओं के लाभ से वंचित है, वह सभी कर्मचारी मिलकर 5 मार्च को 1 दिवसीय हड़ताल और धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हमारी जो भारतीय मजदूर संघ की जो बैठक ली गई है, उस बैठक में इस बात का निर्णय हुआ है कि भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर जिले की आशा कार्यकर्ताएं, स्व सहायता समूह की रसोइया, पंचायत सचिव, सहकारी समिति के कर्मचारी, प्रेरक भाई, वन सुरक्षा श्रमिक, छात्रावासों में अंशकालीन जो कर्मचारी जो हमारे काम करते हैं, चुनाव के पूर्व माननीय कमलनाथ जी ने एक वादा किया हुआ था कि हम इन सभी को सरकारी कर्मचारी घोषित करेंगे तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन बीमा का लाभ देंगे। लेकिन आज तक कमलनाथ जी को 1 साल पूरे हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन आज तक इन छोटे गरीब मजदूरों के प्रति किसी प्रकार का कोई सकारात्मक निर्णय उनके द्वारा नहीं लिया गया और कमल ने जो द्वारा जो वादा किया गया था वो वादा का पालन नहीं किया गया, जिसके विरोध में भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर 36 कर्मचारी संगठनों द्वारा और 36 मजदूर संगठनों द्वारा जो है 5 मार्च को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हुए रैली निकालकर जगह जगह प्रदर्शन करेंगे। भारतीय मजदूर संघ का दावा है कि जिले में के भीतर 10,000 से अधिक कर्मचारी मजदूर इस हड़ताल में शामिल होंगे। यही नहीं, 15 दिनों के भीतर यदि प्रदेश शासन के द्वारा उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे। 10 से 15,000 मजदूर जो हैं वो जेल भरो आंदोलन करेंगे। हमारी ये प्रमुख मांग ये है कि मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाया जाए, उन्हें सामाजिक सुरक्षा के तहत जो है न्यूनतम वेतन दिया जाए और कमलनाथ जी ने जो वादा किया था वो वादा को पूरा किया जाए और इसके अलावा जो है 15% नक्सलाइट भत्ता दिया जाए और न्यू पेंशन स्कीम जो एनपीएस है, एनपीएस का न्यू पेंशन योजना, न्यू पेंशन एनपीएस को ख़त्म करते हुए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर 5 मार्च को करीब बालाघाट जिले के 55,000
मजदूर और कर्मचारी जो हड़ताल पर रहते हुए प्रदर्शन करेंगे तथा उस दिन सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे। जिले के मेधावी छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए प्रशासनिक तौर पर बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब शीघ्र ही जिला मुख्यालय स्तर पर उत्तर प्रदेश की एक टीम के द्वारा करीब 200 छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर कोचिंग प्रदान की जाएगी, जिसमें कक्षा 10वीं एवं कक्षा 11वीं के छात्र शामिल हो सकेंगे। प्रशासन के जिस टीम से टाई अप हुआ है उस संस्थान जितने भी शिक्षक हैं वह IIT डिप्लोमा होल्डर है। वहीं जिन 200 छात्रों को कोचिंग दी जाएगी उनमें 70% छात्र गणित और 30% छात्र विज्ञान के होंगे। ये DMF के माध्यम से एक व्यवस्था की गई है। ये काफ़ी दिनों से मांग थी क्योंकि जिले में बच्चों और विद्यार्थियों के अच्छे कोचिंग नहीं थे, तो प्रयास ये किया जा रहा है। और कई सारे बच्चे जो अपने आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण अच्छे अपने मेधावी होने के उपरांत भी इन सुविधाओं से वंचित थे। तो DMF के माध्यम से माननीय खनिज मंत्री महोदय और माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशन में ये किया जा रहा है। इसमें प्रयास हम लोगों ने ये किया है कि एक संस्था चयनित की है। ये संस्था ओपन टेंडर के माध्यम से चयनित की गई है। ये उत्तर प्रदेश की संस्था है जिसमें कि सारे के सारे जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो सारे IIT किसी न किसी IIT से पास आउट हैं और वह कोचिंग का कार्य कर रहे हैं। इस कोचिंग में जैसे कि सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ बच्चों को हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी, कुछ बच्चों को हॉस्टल की सुविधा नहीं दे पाएंगे, वो बच्चे डे स्कॉलर की तरह अपने खर्चे पर अपने व्यय पर बाहर रहेंगे। प्रयास ये रहेगा इसमें कि 200 बच्चों के लिए ये कोचिंग रहेगी। 100 बच्चे वो होंगे जो 10वीं पास करके 11वीं में प्रवेश ले रहे हैं। कुछ 100 बच्चे वो होंगे जो 11वीं पास करके 12वीं प्रवेश ले रहे हैं। और इसमें से 70 बच्चे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होंगे, 30 बच्चे बायोलॉजी बैकग्राउंड से होंगे। दोनों ही क्लासेज में 70% 30% का रेशियो इसमें रखा गया है। बाकी इसमें किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है। प्रयास ये किया जाए कि सुदूर क्षेत्रों के बच्चे कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों की बोर्ड पैटर्न पर आधारित परीक्षा का आगाज 4 मार्च से होने जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी RK लटारे के निर्देश के तहत आज BRC कार्यालय में बालाघाट विकासखंड के 8 जन शिक्षा केंद्र को प्रश्न पत्र का वितरण किया गया। आपको बता दें कि कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा बालाघाट विकासखंड के 90 परीक्षा केंद्रों में विधिवत आयोजित की जाएगी। इसके लिए कुल 180 केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इस बार जो है कक्षा 5वीं और 8वीं के समस्त बच्चों की परीक्षाएं जो है बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की जा रही है और शासन के निर्देशानुसार हमने पूरी तैयारी कर ली है। हर परीक्षा सेंटर से हर स्कूल को मैप किया गया पहले, फिर इस तरह से हमने 90 परीक्षा सेंटर बनाए हैं। बालाघाट विकासखंड के अंतर्गत में 90 परीक्षा सेंटर में परीक्षा होगी, जिसके लिए ऑनलाइन केंद्राध्यक्ष सहायक केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति की गई, जिनके आदेश भी पोर्टल से जनरेट हुए हैं। इसके साथ साथ में समस्त बच्चों के प्रवेश पत्र भी ऑनलाइन पोर्टल से जनरेट हुए हैं। बहुत ही डिजिटल हैं जो प्रवेश पत्र भी हैं और उनकी मार्कशीट भी इस बार डिजिटल निकलेगी, वो भी ऑनलाइन पोर्टल से जनरेट होगी। और ये हर बच्चे तक प्रवेश पत्र हमारे यहाँ 100% पहुँच चुका है। 4 तारीख से परीक्षा होगी। कल हमको जिले से प्रश्न पत्र मिल चुके 5वीं 8वीं के और आज हमने समस्त जन शिक्षकों को यहाँ आमंत्रित किया है संडे के दिन भी। और हम आज रविवार को पूरे 8 जन शिक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र हमने बांट चुके और इसके बाद यह प्रश्न पत्र जो हैं जन शिक्षा केंद्र स्तर पर रहेंगे। 8 जन शिक्षा केंद्रों को हमने स्ट्रांग रूम बनाया हुआ है और परीक्षा के 1 घंटे पहले प्रतिदिन विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों को शासन के तय मापदंड के तहत वर्तमान में नई पेंशन नीति के तहत लाभ प्रदान किया जा रहा है, जिसको लेकर कर्मचारियों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। आज विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों ने नगर के BRC कार्यालय में बैठक आयोजित कर आवश्यक रणनीति तैयार की। आपको कितना में जिस वजनदारी से संयुक्त मोर्चे का कल्लोमन करना है, बात को उनके समक्ष रख पाए। जस्ट इसके पहले आज यहाँ जिला स्तरीय बैठक आयोजित है। चूँकि हमारा संवर्ग जो है अध्यापक संवर्ग ये 1998 से पदस्थ है। इसमें 2013 तक आखिरी नियुक्ति हुई है और ये सारे लोग जो है पुरानी पेंशन जो हम लोग जो थे उससे हम लोगों को वंचित किया गया है। और न्यू पेंशन जो है जिसमें NPS के तहत हमें पेंशन की पात्रता दी गई है, जिससे हम लोग भारी नुकसान में हैं और हमारा बुढ़ापा हमें खतरे में नज़र आ रहा है। इस स्तर पर इसलिए आज जो है बालाघाट ज़िले में हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर का यूनियन है पुरानी पेंशन बहाली संघ, उसका जिला स्तर पर गठन के लिए आज यहाँ बैठक आयोजित की गई। सबसे पहले जो है जिला स्तर पे हम जिला संगठन जिला कार्यकारिणी का गठन करेंगे। उसके बाद में ब्लॉकों का गठन होगा। ब्लॉकों गठन के पश्चात जो है पूरे ज़िले में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा
और सारे 32 विभाग है, 32 विभाग के कर्मचारी को संगठित किया जाएगा और संगठित करने के पश्चात जो है मध्य प्रदेश सरकार के जो वचन पत्र में जो 47.3 में उनके जो मांग पत्र में लिखा है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, उस बहाल के बारे में मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय कमलनाथ जी को अवगत कराया जाएगा कि आपने जो है पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए एक संदेश दिया है, उनसे कहने चाहिए हम रूबरू होकर के उनसे ये मांग करेंगे। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर आज नगर के बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में बहुजन समाज पार्टी की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन जबलपुर से पहुंचे जोन इंचार्ज बाल किशन चौधरी की अध्यक्षता में की गई, जहां विभिन्न ब्लॉकों से बड़ी संख्या में पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बैठक के दौरान सभी ने मंच के माध्यम से अपने विचार रखे। इस संदर्भ में जोन इंचार्ज श्री चौधरी ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर बसपा पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। इस बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुजन समाज की हम लोग की मानसिक बैठक होती है, जिसमें हम लोग अपने पदाधिकारियों को जो काम होता है संगठन का, उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं, क्योंकि आगामी आने वाले समय में हमारे चुनाव हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग की ये बैठक रखी गई है। तो हमारे जो पदाधिकारी हैं उसको आज हम लोग सभी जानकारी दे रहे हैं कि जो बैठक में हमें कैसे इस अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। किस प्रकार के कार्यक्रम की योजना है? हमारे संगठन पे सब विशेष रूप से सेक्टर बूथ पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आने वाले समय हम लोग को हमारे जनपद सदस्य हम लोग को जीतना है, पंच जीतना है, सरपंच जीतना है, इसलिए सारी चीज़ों पे ध्यान देते हुए संगठन से जो भी निर्देश है वो। नगर के डाइट संस्थान में आज मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस की आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन से जुड़े कर्मचारियों के विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए गए। वही काम आप करें, आयामी बात करता है। आज हमारी मासिक बैठक होती है कर्मचारी कांग्रेस की, और कर्मचारियों की जिला स्तरीय समस्याओं को लेके प्रतिमाह बैठक करते हैं। उसी कड़ी में आज 1 तारीख को आज बैठक आयोजित किए थे, जिसमें मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रमुख मुद्दा हमारे कर्मचारियों ने अवगत कराया कि शासन के समस्त विभाग के कर्मचारियों का IFMS में 29 तारीख तक उनका बीमा में पंजीयन कराना था। वो सीमा बहुत 10 दिन की विभाग द्वारा दी गई, जो उचित नहीं है। उसकी सीमा बढ़ाने के लिए भी हम शासन प्रशासन को ज्ञापन देंगे। साथ में दैनिक वेतनभोगी और नगर पालिका और अन्य विभाग के कर्मचारियों को भी इस दायरे में नहीं रखा गया है। संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स के कर्मचारियों को इस दायरे में नहीं रखा गया है। उसको लेके भी संगठन अभी रणनीति तैयार किया है और 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपेगा। और जिला स्तरीय समस्याओं को लेके भी ज्ञापन सुनने की रणनीति हुई है कि कटंगी और वाराणसी नगर पालिका में EPF की राशि का भुगतान नहीं हो रहा है, चूँकि कटौती की जा रही है किंतु उनके खाते में राशि नहीं जा रही है। उसको लेके भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। जिला स्तरीय परामर्शदात्री का भी आयोजन विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की समस्याओं को। गोवारी समाज के द्वारा रविवार को समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर गोवारी समाज को OBC से हटाकर आदिवासी समाज में शामिल करने की मांग रखी। समाज के जिला अध्यक्ष महेश सहारे ने आरोप लगाया कि प्रदेश शासन के द्वारा गोवारी समाज को आदिवासी समाज में शामिल किए जाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विगत दिनों 15 फरवरी को एक अंतर्राज्यीय विशाल सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था, उसकी समीक्षा बैठक है और समीक्षा बैठक के बाद में हमारी एक रणनीति बनाई गई है। रणनीति में यह है कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है अनुच्छेद 342 के अंतर्गत संपूर्ण मध्य प्रदेश में गोवारी जाति अनुसूचित जनजाति में आती है, किंतु पिछड़ा वर्ग में होने के कारण हमको मूल लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो पिछड़ा वर्ग से हटाने के लिए भी हमने सरकार से बात करी और सरकार जो पिछली सरकार थी उनने अनुसंधान भी करा ली। अभी रही है कांग्रेस की सरकार की बात, तो कांग्रेस के लोगों के पास भी हम लोग जाके आवेदन निवेदन हमने किया है, लेकिन कांग्रेस के लोगों की मंशा जो है स्पष्ट हमको दिखाई नहीं दे रही है, जिससे समाज बहुत आक्रोशित है और कांग्रेस के प्रति समाज बहुत जल्दी विरोध प्रकट करने वाली है। उनके प्रति बहुत गुस्सा है, क्योंकि कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हमारे अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरे बालाघाट जिले को पता है कि बीजेपी के खिलाफ में गोवारी समाज ने 500 लोगों ने
एक संकल्प लिया था कि हम वोट नहीं करेंगे और अपना सर मुंडन कराया था, जिसका फायदा कांग्रेस के लोगों को मिला और कांग्रेस सत्ता में बैठी है। यदि किसी व्यक्ति को आपके सामने हृदयाघात, हार्ट अटैक की परेशानी हो तो आप उसे तत्काल प्राथमिक तौर पर क्या उपचार दें? कदम संस्थान के द्वारा रविवार को इस विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जबलपुर से पहुंचे विशेषज्ञ डॉक्टरों ने इस विषय पर प्रोजेक्टर और ग्राफिक्स के माध्यम से कदम संस्थान के सदस्यों को बारीकी से जानकारी दी। आपको बता दें कि इस दौरान शहर के कई विशेषज्ञ चिकित्सक और अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। लालबरा मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बुट्टा हजारी स्थित शिवाजी चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण एवं पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष स्वर्गीय बाबूलाल सपाटे के छायाचित्र पर पुष्प अर्जित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत सत्कार किया गया एवं अतिथियों के द्वारा शिवाजी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला गया एवं उनके बताए गए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली गई। जय जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी। माल्यार्पण करेंगे हमारे सहस्र भाई गोरस, द्वारका भाई गोरस, हरकन भाई भंडारे, कारूला भाई सपाटे, चांगला भाई सपाटे। आज हम लोगों ने समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर, स्वजाति बंधुओं ने मिलकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का यहाँ पर समारोह पूर्वक कार्यक्रम संपन्न कराया है और सभी स्वजाति बंधु। क्या क्या हुआ इस कार्यक्रम में? आज प्रातःकाल से ही यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ सभी लोगों का सम्मान किया गया है, बुजुर्गों का सम्मान किया गया है, महिलाओं का सम्मान किया गया है और हमारे अध्यक्ष महोदय जो ग्रामीण अध्यक्ष है सम्मानीय मोटाबाबू झंझाड़ है, उनके द्वारा भी सभी का सम्मान किया गया है और उसके पश्चात ग्राम सरपंच एवं अध्यक्ष महोदय के द्वारा शिवाजी महाराज को माल्यार्पण कर पूजन अर्चन किया गया है विधि विधान से। उसके पश्चात स्वल्पाहार की भी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई थी और ग्राम के वरिष्ठ लोगों के द्वारा उद्बोधन की बेला में छत्रपति क्या संकल्प लिया ग्रामीण समाज के लोगों ने? आज संकल्प लिया है ग्रामीणों ने कि किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। हम अपने गांव को, अपने घरों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने कहा कि अपने गांव को भी साफ सुथरा रखेंगे और नशे से परे रहेंगे। शहर के गर्रा में कबीरपंथी सत्संग समारोह का आयोजन किया गया जिसमें 3 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। कबीरपंथी सत्संग समारोह में उपस्थित संत रामपाल महाराज के अनुयायियों ने बताया कि सत्संग के दौरान बहुत से सादे समारोह में विवाह का आयोजन किया जाता है जिसमें महज चाय के खर्चे पर पूरा आयोजन हो जाता है। इस दौरान सतपाल महाराज के अनुयायियों ने 3 बच्चों का विवाह संपन्न करवाया गया। आज हमारे यहाँ जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो जिला स्तर में जितने हमारे अनुयायी हैं सब एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर अभी सत्संग के बाद में रमेणी होगी जिसे शादी कहते हैं। ये शादी सर ऐसी है जिसमें आपने सुने होंगे एक अनोखी शादी। इस शादी की व्यवस्था ये है कि इसमें ना कोई दहेज है, ना कोई डीजे बाजा बारात, ना ही किसी प्रकार का दूसरा आडंबर। केवल 17 मिनट में गुरुवाणी के द्वारा रमेणी होगी और इस रमेणी के बाद में चाय बिस्कुट करके इसे संपन्न किया जाएगा। कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब का परिवहन करने के आरोप में एक युवक और एक युवती को गाड़ी सहित 280 अंग्रेजी शराब की बोतल के साथ गिरफ्तार किया है। सिवनी जिले के अरी थाना से यह शराब पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ले जाई जा रही थी। इस दौरान कोतवाली पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर वारासिवनी से बालाघाट आने के दौरान गाड़ी की चेकिंग की गई जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब के साथ गाड़ी चला रहे आरोपी युवक भावेश पांडे निवासी सिविल लाइन रायपुर और इस गाड़ी पर एक 19 वर्षीय यामिनी मार्कंड निवासी दलदल सिवनी रायपुर को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया है। आज दिनांक को प्रातः जो है मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सिवनी वारासिवनी की तरफ से एक अर्टिगा कार में अवैध शराब लेकर के बालाघाट की तरफ आ। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु टीम गठित की गई और टीम जो है वैनगंगा नदी की वो रवाना की गई और वहाँ पर जो है चेकिंग के दौरान वाहनों के आते जाते दौरान एक अर्टिगा कार जो मुखबिर ने बताई थी
उसको रोक करके चेक किया गया। अर्टिगा कार का नंबर CG04KZ 2901 है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष बैठे हुए मिले और जिनसे नाम व पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम जो है भावेश पिता अभिनंदन पांडे निवासी सिविल लाइन रायपुर का बताया, और लड़की जो बैठी थी उसका नाम पूछा जिसने यामिनी मरकंडे पिता विश्राम मरकंडे 19 वर्ष दलदल सिवनी और थाना विधानसभा रायपुर छत्तीसगढ़ का होना बताया। उक्त वाहन को चेक करते जो है 288 बॉटल अंग्रेजी शराब जो कार्टूनों में रखी हुई थी मिलना पाया गया। बारीकी से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि एक बार में शराब का अवैध परिवहन करने पर उन्हें 5,000 रुपये मिल जाते हैं। गाड़ी युवक के पिता के नाम रजिस्टर्ड है। युवती युवक के मोहल्ले में ही रहती है और उसे साथ में रखने की वजह यह बताई जा रही है कि गाड़ी में महिला होने से पुलिस के द्वारा पारिवारिक गाड़ी होने की वजह से जांच नहीं करती। आरोपी से पूछताछ पर उसने बताया कि उक्त अर्टिगा कार जो है उसके पिताजी के नाम पर है और मतलब उसके घर की ही है। लड़की का उसके साथ में होने संबंधी पूछताछ की तो बताया कि मोहल्ले में ही रहती है, जान पहचान की परिचित है। और लड़की से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि रायपुर में वह हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है, पढ़ी लिखी 8वीं 10वीं तक पढ़ी लिखी है, लेकिन पैसों के लालच में आवश्यकता पैसों की होने से उक्त परिचित व्यक्ति भावेश से ऐसी जानकारी मिलने पर कि वो यदा कदा शराब वगैरह लाता रहता है और उसमें उसको पैसों का अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। एक बार में उसको 5,000 रुपये करीब मिलते हैं, आरोपी ने बताया। महिला से पूछा गया कि उससे कितने मिलते हैं तो उसने बताया कि साथ में जाने का करीब 1,000 रुपये या 1,500 रुपये मिलते हैं। दोनों से पूछा कि तुम महिला को क्यों लेकर आए तो उसने कहा कि महिला को साथ में रखने से पुलिस को संदेह नहीं होता, यह सोचा जाता है कि पारिवारिक कार्य से आ रहे हैं जा रहे हैं। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वारासिवनी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले की छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वारासिवनी के वार्ड नंबर 1 अमृतनगर स्थित श्री सिंह वाहनी दुर्गा मंदिर में 1 मार्च को 3 दिवसीय रुद्र महाअभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें रविवार को पंडित सीताराम महाराज के द्वारा विश्व जन कल्याण हेतु प्राकृतिक आपदाएं शांति हेतु श्री पार्थिवेश्वर महामृत्युंजय द्वादश ज्योतिर्लिंग रुद्र महायज्ञ रुद्राभिषेक का भव्य कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, जिसमें विधि विधान से सुबह मां दुर्गा, भगवान भोलेनाथ, हनुमान, भैरव बाबा की पूजा अर्चना कर शिवलिंग निर्माण किया गया, जिसमें मां रुद्र अभिषेक पर शिवलिंग का पूजन अर्चन कर अभिषेक करने के बाद हवन पूजन कर महाआरती कर शिवलिंग का विसर्जन किया गया। इसी कड़ी में दूसरे दिन यानी 2 मार्च को शिवलिंग निर्माण कर उसका पूजन अभिषेक व हवन किया जाएगा। इसके बाद 3 मार्च को भी पूर्वानुसार अभिषेक, हवन, आरती कर यज्ञ समापन कर महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा। वारासिवनी में निरंकार भगवान सभी इंसानों में है, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है कि सिद्धांत पर काम करने वाली संस्था संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने बाबा हरदेव सिंह को याद किया।
उनकी स्मृति में संस्था के पदाधिकारियों ने स्थानीय सिविल अस्पताल में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दौरान संस्था के सदस्यों द्वारा रक्तदान व अन्य गतिविधियां आहूत करवाई गयी। आज कार्यक्रम संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में ये विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है शासकीय चिकित्सालय में। और हमारा मेन उद्देश्य मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। इस प्रकार से मानव से दूरी ना बनाए, क्योंकि किसी की दुर्घटना अगर हो जाती है सड़क हादसे में, चाहे वो ब्राह्मण का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी जाति धर्म का हो, लेकिन खून तो खून ही होता है। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर लिया, लेकिन आज ब्लड नहीं बना पाया। तो हमारा एक केवल और केवल मानव और ये जो संसार में पूरे विश्व में ये जो हमारा रक्तदान शिविर का आयोजन चल रहा है, और ये सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में अगर नंबर 1 पे हमारा मिशन आज की डेट में चल रहा है। हमारी दैनंदिनी ठीक हो, हमारा खान पान ठीक हो, हमारा आहार विहार ठीक हो, हमारे विचार ठीक हो, तब हम स्वस्थ रहेंगे। और एक बात निश्चित रूप से समझ जाइए आप कि अगर हम स्वस्थ हैं, हम इम्यून हैं, तो मैं मान के चलता हूं हमारे ऊपर रोग के प्रहार कम होंगे और ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी कि हमको रक्त की जरूरत पड़े। क्या है, आप लोग जाते हैं, प्रवचन होते हैं कई केंद्रों में आपके, तो आपके सब प्रमुख लोग यहाँ बैठे हैं और आप लोग भी हैं, माताएं बहनों को भी हमको बताना चाहिए। तत्कालीन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्य परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों अधिकारियों के लिए हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन को बड़ा आदेश दिया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों से मिली जानकारी के अनुसार 2 माह के भीतर कर्मचारियों को पेंशन का बचा हुआ पैसा और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन पर विचार किए जाने के आदेश दिए गए हैं। अभी 24 जनवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए जो पहले 80% चौथे वेतनमान का 80% का भुगतान किया गया था, उसको सही ढंग से बनाया नहीं गया था, तो उसी के संबंध में पुनः उसको पूरा बनाकर और भुगतान करने हेतु आदेश जारी किया गया। और साथ ही जो 12% काटा गया था भविष्य निधि के लिए, उसको भी तत्काल देने के लिए आदेशित किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को उन्होंने 8 हफ्ते के अंदर ये भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही इसमें छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि एक समय मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाले राज्य परिवहन के बंद हो जाने के बाद इसमें कार्यरत कर्मचारियों को महज 300 से 700 रुपए तक पेंशन प्रदान की जाती है। इस महंगाई के दौर में इतनी कम पेंशन में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दवा के लिए भी पैसा पर्याप्त नहीं हो पाता, तो जीवन चलाना तो दूर की बात है। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश शासन इन कर्मचारियों के हित में दिए गए फैसले को कब तक पूरा कर पाता है। शहर के वारासिवनी रोड पर स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती भवन के सौंदर्यकरण के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। रविवार को आदिवासी विकास परिषद के पदाधिकारी और सदस्य ने मिलकर एक बैठक की और इस दौरान इस विषय पर चर्चा की गई। आज आदिवासी विकास परिषद की बैठक थी, जिसमें महिला मंडल ने अप्रोच की थी कि आज 5 से 6 साल हो गए हैं सामुदायिक भवन को बनने के, इसके सौंदर्यीकरण के लिए, और यहाँ जो जल व्यवस्था है इसके लिए बार बार प्रशासन से भी गुहार लगाया गया। विधायक जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे भी हमने कई बार यहाँ पे पानी की व्यवस्था के लिए बोला गया था, लेकिन आज तक उपलब्ध नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पे एक मीटिंग रखे थे, जिसके तहत एक डिसीजन लिया गया है कि इस नगर में जितने भी हमारे आदिवासी कर्मचारी हैं, सगाजन हैं, जितने व्यवसायी हैं, उन सभी से हमारे को ये जल व्यवस्था करने के लिए या चंदा के रूप में हो या सहयोग राशि लेने के लिए बनाया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट स्कूल में प्रवेश के लिए रविवार को परीक्षा का आयोजन जिले के 11 केंद्रों में किया गया। जिले में कुल 1878 छात्रों ने उत्कृष्ट स्कूल के लिए पर्चा हल किया। इस दौरान जिले के 2 मॉडल स्कूल के लिए भी परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा के दौरान लालबर्रा और लांजी को छोड़कर सभी विकास खंडों में स्थित उत्कृष्ट विद्यालय के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था। जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय चयन हेतु एंट्रेंस एग्जाम थी और हमारे जिले में 2 मॉडल स्कूल संचालित हैं, उसमें भी प्रवेश परीक्षा इसी
आज की डेट में एक साथ सम्मिलित रूप से आयोजित की गई, जिसमें 4 परीक्षा केंद्र बालाघाट नगर में स्थापित किए गए और लालबर्रा और लांजी को छोड़ के अब बाकी जो विकासखंड मुख्यालय थे प्रत्येक में एक एक परीक्षा केंद्र, ऐसे कुल 11 परीक्षा केंद्र थे, जिनमें से 2097 बच्चों को परीक्षा में बैठना था, जिसमें 219 बच्चे एब्सेंट हैं, अर्थात 1878 बच्चे परीक्षा में प्रविष्ट हुए हैं। इसमें जो परीक्षा थी एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित टेकाड़ी के जंगलों से सटे ग्राम टेकाड़ी व चिचगांव में तेंदुए के द्वारा ग्रामीणों के मवेशियों को अपना शिकार बनाया जा रहा है, जिससे पूरे ग्राम में दहशत का माहौल व्याप्त है। एक सप्ताह के भीतर तेंदुए ने एक गाय और एक बछड़े का शिकार कर लिया है, जिसकी वजह से ग्रामीण डरे सहमे हुए हैं और रात्रि के दौरान अकेले निकलने से परहेज कर रहे हैं। ग्राम पंचायत चिचगांव में 29 फरवरी और 1 मार्च की दरमियानी रात्रि में ग्रामीण शकुन पति भीमराव जाति गोवारा के कोठे से एक गाय के बछड़े को खींचकर तेंदुए ने शिकार कर लिया। यानी 12 बजे तक तो था गोरा, 12 के बाद 2 बजे नहीं था गोरा। तो आपको पता कैसे चला? पता चला ये सुबह उठे देखे तो वहाँ से पूरा घसीटे का निशान था पूरा ले जाते हुए। हाँ जी, अजाने के पहले उठ जाते हम लोग, तो वहाँ झाड़ने झुंडने के लिए उठे थे, तो वहाँ से पूरा घसीटे का निशान देखते देखते मैं ऐसे ही ढूंढने जा रहा था, तो जिसके घर पे मरी होगी वो गई है, ये बकरी निकाले बाहर, तो वो बोलने लगी गोरा किसका है, गोरा किसका है। तो वहाँ देखने गया था, हमारा गोरा था, पूरा दावा काट के लेके गए। वहाँ पे एक ही गोरा बंधा हुआ था कि और भी थे? और थे जी, दो थे और बैल इस साइड में थे अंदर। यानी टेकाड़ी परिसर जंगल का किनारा होने की वजह से आए दिन तो हिंसक जानवरों का यहाँ आना जाना रहता है। इसी बीच में वो कुछ शिकार के पर्पज से आता है और मवेशियों को कोठे से उठाकर अपना शिकार बनाकर अन्यत्र जगह पे जाकर खाता है। अब उसकी कार्रवाई यही लास्ट रहती है मेरे पास में कि वो घटनास्थल पर जाकर मैं उसका निरीक्षण करता हूँ, पंचों की उपस्थिति में जाकर कि वाकई में कौन से जानवर ने इसको खाया है, उसके बाद में कार्रवाई में लाता हूँ। वारासिवनी के जय स्तंभ चौक से रामपायली कनेक्टिविटी रोड भारी वाहनों की धमाचौकड़ी से बदहाल हो गई है। आपको बता दें कि तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र निर्मल की परिषद ने मुख्य मार्ग पर राहगीरों के दबाव को कम करने कनेक्टिविटी रोड तैयार की थी। यह मार्ग जय स्तंभ चौक से शुरू होकर नगर के वार्ड नंबर 14, 15 और वार्ड नंबर 1 को क्रॉस करता हुआ वारासिवनी भंडारा अंतरराज्यीय मार्ग को छूता है। लगातार भारी वाहनों की धमाचौकड़ी से अब इस मार्ग पर चलने वाले अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। प्रशासन से मांग करते हुए वार्डवासी महेंद्र कोहरे ने पद्मेश से चर्चा में कहा कि भारी वाहनों की आवाजाही बंद होनी चाहिए। दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो बड़ी गाड़ियाँ चल रही है मार्केट के अंदर जा रही है, ये बाहर से जाना चाहिए, ये अंदर सिटी के अंदर से जा रही है। कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ से चलती हैं? ये 6 चक्का डंपर वंपर ये चीज़ें जा रही, बड़ी गाड़ी, यहाँ से बड़ी गाड़ी भी जा रही है, बड़ी गाड़ियाँ भी जा रही है। पहले यहाँ पर बीच में बैरिकेडिंग लगी हुई थी, वो सब टूट गया, वो तोड़ दिया गया। उसके बाद से यहाँ पर बाकायदा निर्बाध गति से दिन रात जो है वो गाड़ियाँ आना जाना कर रही है। इससे क्या दिक्कत हो सकती है? रोड खराब हो रही है और क्या, रोड खराब हो रही है। अब मोहल्ले पड़ोस के बच्चे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। इस विषय पर संगम देवगढ़े ने बताया कि इस मार्ग पर विशेष रूप से कॉलेज के छात्र छात्राओं सहित अन्य करीबी देहात के लोगों का आना जाना है, जो हल्के वाहनों दोपहिया बाइकों से इस मार्ग पर चलते हैं। धीरे धीरे यह मार्ग खतरनाक हो गया है। समस्या है कि जैसे बड़े डंपर वंपर जैसे और जैसे कि बच्चे आना जाना करती, सबसे ज़्यादा अधिकांश जैसे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हो गए, ट्यूशन जाने वाले हो गए, तो सबसे ज़्यादा मुख्य मार्ग है, तो ये आने जाने वाले को बहुत दिक्कत जाती है। और जैसे बड़े डंपर है बहुत ज़्यादा आवागमन होते हैं यहाँ से ये जो परिवहन हो रहा है, भारी वाहनों का परिवहन ज्यादा हो रहा है, भारी वाहनों से हो रहा है, तो इससे मोहल्ले वाले और आने जाने वाले बहुत दिक्कत है। और रोड जो है वो मात्र 10 फीट का है जी, सीसी रोड है जी, थोड़ा सा चौड़ा भी होना चाहिए रोड तो। अच्छा ये बताइए, इससे पहले यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई थी ताकि भारी वाहन यहाँ पर ना आ सके, तो वो क्या हुई बैरिकेडिंग?
सर वो किसी डंपर वाले ने तोड़ दिया था। तोड़ दिया है? जैसे रात में आ रहे थे कोई डंपर, तो उनने तोड़ दिया था, तो फिर बाद में उसका सुधारीकरण नहीं किया गया। रोड तो जिस हिसाब से रोड है नहीं भी है, उस हिसाब से यहाँ पे लोडेड गाड़ियाँ चलती है। कई बार बैरिकेड लगा हुआ है, उसको कई बार मतलब कर्मचारियों को बोला गया। सकरा रोड है, प्रेशर वाली रोड है नहीं है, लोडेड गाड़ियाँ चलाते हैं, बैरिकेड लगाने बोले कई बार, हाँ लगा देंगे बस। इस रूट के ऊपर खासतौर से किन लोगों का आना जाना होता है? तो जस्ट बाजू में अपना शंकर साहू कॉलेज है, कॉलेज के लिए बच्चियाँ आती है। बाजू में स्कूल भी है करियर के, वहाँ के भी बच्चे आते हैं। गाँव देहात से बच्चे शहर में एंट्री करते हैं पढ़ने के लिए। खासतौर से उनके लिए कनेक्टिविटी रोड बिल्कुल, है, जिसको बाईपास के रूप में दर्शाया गया है। वैसे बाईपास नहीं है, मैं बोलना चाहिए थोड़ी दूर में आपका हाईवे है। ये हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, हाईवे ट्रैफिक के हिसाब से नहीं है। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने कहा कि इस मार्ग को मरम्मत की दरकार है। प्रशासन के लिए इस मार्ग पर करने के लिए काफी कुछ है। ये रोड ऐसे बना था कि इसको जय स्तंभ से लेकर के अपन ने कॉलेज की कनेक्टिविटी की, और इसकी कनेक्टिविटी सिकंदरा, थाने गांव और रामपायली बाईपास, ये तीनों को जोड़ने वाली ये सड़क है। ये अपन ने नगर पालिका से बनाई। WBM करने के बाद फिर उसके ऊपर अपन ने सीमेंटकरण किया इसका, और ये काफ़ी दिनों से, यानी मैं एक बात समझ रहा हूँ कि इसको लगभग अब धीरे धीरे 15 साल हो गए इस रोड को। काफ़ी रोड ये चल गया है और इस पे भारी वाहन चलना स्वाभाविक है, चूंकि अब अपन देखते हैं अभी सिकंदरा, थाने गांव, रामपायली वाले रोड पर काफ़ी दुकानें खुल गई हैं। वाले लोगों का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वाहनों का भी है, साइकिलों का भी है, पैदल लोगों का भी है। यहाँ से आने जाने वाले कई मजदूर भी रोज़ दिन भर आते जाते हैं। तो इस रोड को हालांकि थोड़ी सी रिपेयरिंग से ये रोड ठीक हो जाएगा, और प्रशासन ने तो अब ऐसा है कि बहुत कुछ काम उसके करने के लिए है। ठीक है कि नहीं? अब वो क्या करता है प्रशासन, ये अपन देखेंगे। ठीक है कि नहीं? आपको बता दें कि लोहे की गार्डर से खड़ा किया गया प्रतिबंधित गेट के ऊपर की गार्डर निकाल फेंक दी गई है, जो कूड़े के ढेर पर आज भी पड़ा हुआ है, जिससे अब प्रतिबंधित मार्ग भारी वाहनों के लिए खुल गया है। जयस्तंभ चौक से रामपायली रोड का ये कनेक्टिविटी मार्ग है, जो आम नागरिकों के लिए सहूलियत की दिशा में तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के हस्ते जो है इसका निर्माण किया गया था। खासतौर से ये मंशा थी कि आम आदमी को आसानी से आने जाने में सहूलियत हो सके और भारी ट्रैफिक का सामना उन लोगों को ना करना पड़े। लेकिन उसके विपरीत बाकायदा यहाँ पर बैरिकेडिंग भी की गई थी, और बैरिकेडिंग करने के बावजूद उसके विपरीत हालात ये हो गए हैं कि अब ये जो बैरिकेडिंग थी जिसमें लिखा हुआ है भारी वाहनों के लिए प्रवेश निषेध, आज ये घोड़े पर पड़ा हुआ है ये बैरिकेडिंग का हिस्सा। और अपनी शॉर्टकट के चक्कर में भारी वाहन चलाने वाले ट्रक ड्राइवरों ने और मालिकों ने खासतौर से इस बैरिकेडिंग का उल्लंघन करते हुए उसको बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। यहाँ लगातार ये आवाज़ उठ रही है और लोगों की मांग उठ रही है कि ये भारी वाहन यहाँ से तत्काल प्रतिबंधित किए जाए, और नित नए हो रहे सड़क हादसों से प्रशासन सबक ले और इस वार्ड नंबर 1 के जो बाशिंदे हैं उनको इससे राहत और निजात दिलाए। कैमरा पर्सन सागर के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वाराणसी। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सांसद ढालसिंह बिसेन ने दिया प्रशासन को निर्देश, जल्द हो ओला प्रभावित किसानों का सर्वे। 2 मार्च से शुरू हो रही है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा, 52,000 विद्यार्थी होंगे शामिल। जिले से नहीं रुक रहा शराब का अवैध परिवहन, पुलिस ने 2 आरोपियों सहित जब्त की 1.5 लाख रुपए की शराब। मजदूर संघ की चेतावनी, 5 माह को हड़ताल पर रहेंगे 10,000 कर्मचारी। गर्रा पुल पर पलटा सब्जी का ट्रक, 3 घंटे प्रभावित हुआ यातायात। लालबर्रा के टेकाड़ी और चिचगांव में तेंदुए की दहशत, लगातार मवेशियों को बना रहा शिकार। और मध्य प्रदेश राज्य परिवहन कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, 2 महीने में मिलेगा बकाया पैसा। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।